Hello student, today we are going to start with a new topic atherosclerosis. Okay, so let's start with the introduction. What is the atherosclerosis? Okay, so here is the definition of atherosclerosis. First is arteriosclerosis refers to the stiffening of arteries or hardening, loss of elasticity of medium or the लार्ज आर्टरीज. देखो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब कि यहाँ पे जो हमारे आर्टरीज होती हैं, चाहे वो मीडियम हो या फिर लार्ज आर्टरीज हो, दोनों में से कहीं भी ऐसा हो सकता है कि हमारी वो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाएं, यानी वहाँ पे हार्डनिंग हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं वो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो लॉस कर जाती है इस कंडीशन में. ओके, जो एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. जो हमारा ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक स्पेसिफिक फॉर्म ही है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, जो ये होता क्यों है, यहाँ पे जो फैटी प्लेग है वो बिल्डअप होने लगता है. ओके, आर्टरीज में यहाँ पे मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वहाँ पे धीरे धीरे जो ब्लड स्ट्रीम में जो भी हमारे फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ आके कलेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन होता है. और इसके पीछे का क्या रीज़न है वो सब हम आगे पढ़ेंगे. ओके, सो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आप देख सकते हैं पहले वाले में, इसमें क्या हो रहा है कि हमारी ब्लड है वो नॉर्मली फ्लो कर रही है. ओके, लेकिन सेकंड कंडीशन में यहाँ पे हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा प्लेग है. प्लेग मतलब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल या फिर फैटी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, डिपॉजिट हो रहा है धीरे धीरे. और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आरबीसीज के वो बहुत कम ही फ्लो कर पा रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो ब्लड फ्लो है वहाँ पे उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है इस प्लेग की वजह से. और फिर आपको पता ही है कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनका मेन फंक्शन यही होता है कि हमारी पूरी बॉडी की टिश्यूज़ को क्या करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, और ऑक्सीजन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने जैसे कि पढ़ा है, तो फिर वो अलग कंडीशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, अब थर्ड कंडीशन में यहाँ पे देखिए प्लेग फॉर्म तो हो गया सेकंड कंडीशन में, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी WBCs हैं वो भी आके यहाँ पे प्लेटलेट फॉर्मेशन शुरू कर देंगे, प्लेटलेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी ये आर्टरी है ये पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी और ये ब्लड फ्लो है वो इधर से इधर नहीं हो पाएगा. तो मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पे अगर पूरी तरह ब्लॉकेज होती है तो फिर एक सीवियर कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है हमारी बॉडी में. ओके, क्योंकि ब्लड तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब हम पढ़ेंगे इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि क्या रीज़न है कि इस तरह की चीज़ें क्रिएट होती है हमारी बॉडी में. फर्स्ट इज़ एंडोथीलियम डिसफंक्शन. जो हमें पता है जो हमारी ये ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी जो सबसे इनर वाली लाइनिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियल लाइनिंग. ओके, और वही एंडोथीलियल लाइनिंग अगर डिसफंक्शन हो जाती है किसी भी कारण से, हो सकता है वहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन की वजह से सेल डाई कर जाती हैं. ओके, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी एंडोथीलियल सेल्स एक नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट रिलीज़ करती है जो हमारी कई सारी चीज़ों को मेंटेन करती है. जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेसो डायलेशन, यानी कि वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें स्टिफ नहीं होने देती, वो डायलेटेड फॉर्म में रहती हैं, वहाँ पे हार्डनिंग नहीं होने देती. ओके, सेकंड फंक्शन है एंटी थ्रोम्बोटिक, यानी कि वहाँ पे अगर किसी तरह का प्लेटलेट अगर एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, वहाँ पे किसी तरह की प्लेग फॉर्मेशन हो भी रही है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उस थ्रोम्बोटिक यानी कि क्लोट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, उसके बाद फिर एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन भी करता है, यानी कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने से भी प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट फंक्शन इज़ द स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, यानी कि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन्हें रिलैक्स फॉर्म में रखता है. ओके, अगर किसी भी कारण से हमारा एनो प्रोडक्शन नहीं होता है एंडोथीलियल सेल्स में, तो क्या होगा, ये तरह की कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं. और यही होता है इस एथेरोस्क्लेरोसिस में, ये जो एनो है वो प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पाता और उसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है हमारी आर्टरीज, वहाँ पे प्लेग फॉर्मेशन ईजिली होने लगता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू देख सकते हैं क्या होता है.
फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, हमें इन्फ्लामेशन होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या फिर हमें किसी तरह की भी इंजरी है, ओके। उसके बाद फिर इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से वो एंडोथेलियल सेल्स हमारी एनो रिलीज नहीं कर पाती है, ओके। एनो मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मोनोसाइट जो हमारी WBCs होती हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे एक्टिव होके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करती हैं, ओके। फिर क्या होगा कि जब वो एक्यूमुलेट होंगी तो वहाँ पे फिर हमारी स्मूथ मसल्स भी क्या करती है, सेल डिवीज़न करती हैं, और लगातार सेल डिवीज़न होने की वजह से वहाँ पे और सेल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट फॉर्मेशन होने लगता है, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट इकट्ठा होने लगेंगे, है ना। ऐसा क्यों होता है वहाँ पे प्लेटलेट फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि जो हमारे ये WBCs हैं वो उस इन्फेक्टेड साइड पे किस में कन्वर्ट होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती है, और जब मैक्रोफेजेस उन कोलेस्ट्रॉल को ईट अप करने की कोशिश करता है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, और प्लेटलेट फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो फाइब्रोस होगा, यानी हार्ड स्टिफ होगा, और वो कैप लाइक स्ट्रक्चर ही हमारा एथरोमा होता है, ओके, जिसे हम एथरोमा कहते हैं। और फिर क्या होता है, वो हमारी आर्टरीज पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है, और ये धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर ये एथरोमा ब्रेक होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारी RBCs को ईज़िली फ्लो नहीं करने देते, यानी ब्लड हमारा ईज़िली फ्लो नहीं होता, वो अदर ब्लड वेसल्स में भी स्प्रेड आउट करते हैं, वहाँ पे भी क्या करते हैं, प्लैक फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह से जो डिसीज़ है वो ग्रो करती चली जाती है, अगर हमें सही टाइम पे इसका इलाज ना करें या फिर हमें पता ना चले, ठीक है। सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, LDL कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इन द टिश्यू। जो LDL होता है ये मतलब हम कह सकते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि ये हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए यही ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबल होता है, ओके। और ये हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। कई बार होता है, देखो अब यहाँ पे हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो LDL कोलेस्ट्रॉल हमारी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होगा, फिर वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगी, फिर वहाँ पे एक्टिव मैक्रोफेजेस आएंगे, फिर उससे वही प्रोसेस सेम रिपीट होगी, वहाँ पे स्मूथ मसल प्रोलिफरेट करेगा, और वहाँ पे अल्टीमेटली प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट होगा, और फिर से ब्लॉकिंग हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे इसकी ईटियोलॉजी क्या है। ईटियोलॉजी यानी कॉजेस, ओके, ईटियोलॉजी। सो ईटियोलॉजी क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब राइज कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारी एंडोथेलियल सेल्स को रप्चर करता है, और सेम वही पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट होती है, ओके। उसके बाद स्मोकिंग की वजह से वो इन्फेक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं स्मोकिंग, इस वजह से वहाँ पे फिर से वही हमारी अगर ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स वहाँ पे डैमेज होती हैं, तो फिर से वही एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ में हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करने की वजह से वहाँ पे ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाता है, इंक्रीज LDL का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, तो फिर क्या होता है, वही हमने सुना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। और डिक्रीज HDL लेवल डिक्रीज यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारा हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये LDL के लेवल को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर HDL कम हो जाएगा तो फिर LDL को कंट्रोल करने वाला ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, LDL लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा HDL लेवल ज़्यादा हो, और जबकि LDL लेवल हमारा क्या हो, कम हो, ओके, ये हमारा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी है यानी कि फिर से वही रीज़न है कि हमारा फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, ओके, वहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन होगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़रूर जाएगा, ओके। लेक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम बिल्कुल ही इनएक्टिव हैं अपने लाइफ में, तो फिर उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ पे क्या क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट इज़ अननोन,
यानी कि हमें कई बार कोई किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं आता, ओके। और इसीलिए हम इसे साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं। साइलेंट इस्कीमिया क्योंकि यहाँ पे एक तो हमें कोई किसी तरह का सिम्टम्स नहीं आता, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हमारा ब्लड फ्लो अंदर ही अंदर रुका रहता है, यानी कि इजीली ब्लड फ्लो नहीं होता प्लेक फॉर्मेशन की वजह से, और हमें कई तरह की डिसीज़ होने की चांसेस होते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड सिम्टम्स है चेस्ट पेन होगा। अगर हमारे हार्ट जो चेस्ट एरिया है वहाँ पे हर्ट होता है, हार्ट में किसी तरह की इस तरह की ब्लॉकेज हो जाती है, तो हमें चेस्ट पेन एक सिम्टम्स के थ्रू ऑब्जर्व होता है, ओके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अब हमारे अगर हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है प्लेक फॉर्मेशन की वजह से, हमारी जो हार्ट मसल्स है वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज हो जाती है उसकी आर्टरीज में, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस है, उसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, ओके। हार्ट अटैक यहाँ पे दे भी रखा है कि जैसे कि रिजल्ट व्हेन एन आर्टरी और टू योर हार्ट मसल्स बिकम्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। और हार्ट अटैक जब भी आता है जब हमारी मसल्स, हार्ट मसल्स की कोरोनरी आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती हैं, और हमारी मसल्स को, हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसकी वजह से वहाँ पे हमारा हार्ट है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, इसीलिए हम उस कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। और हमारी जो आर्टरीज हैं वो डाई कर जाती हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस और भी क्या क्या मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जैसे प्लेग ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी हमारी हार्ट की मसल्स की जो आर्टरीज होती है उन्हें कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं। वहाँ पे अगर प्लेग फॉर्मेशन होता है तो एंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा, हार्ट अटैक के चांसेस हैं। अगर सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज़ भी हो जाती है कई बार इस वजह से, यानी हमारी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है वहाँ पे अगर ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पे स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। हमारी अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमारी ब्रेन बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है, इसीलिए इसके चांसेस होने के ज़्यादा हैं, ठीक है। अब हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने कॉजेज़ पढ़े उसी के बेस पे हम कह सकते हैं हमें स्मोकिंग डिक्रीज़ करना चाहिए, एलडीएल का लेवल डिक्रीज़ होना चाहिए, एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो इंक्रीज़ होना चाहिए, ओके। डिक्रीज ब्लड प्रेशर मेंटेन करना चाहिए, ओबेसिटी कम होनी चाहिए हमारे अंदर, ओके। रिड्यूस द स्ट्रेस, किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचना चाहिए, इंक्रीज द एक्सरसाइज, ओके, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, डिक्रीज अल्कोहल इनटेक को कम करना है हमें। इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। और भी कुछ ट्रीटमेंट हैं जैसे लाइफ स्टाइल चेंजेस, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें थोड़ा तो भी हम इस चीज़ से बच सकते हैं, ओके। मेडिकेशंस ले सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होता है, मेडिसिन आती है एटेनोलॉल, ओके, एटोरवेस्टाटिन, यानी कि ये एंटी कोगुलेंट होते हैं, एंटी कोगुलेंट, ओके। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एंटी कोगुलेंट जो कि कोगुलेट जो कोगुलेशन होता है वहाँ पे उसका क्या कहते हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनकी वजह से क्या होता है ब्लॉकेज होती है, तो उस चीज़ को वो ब्लॉक नहीं होने देता, यानी कि वहाँ पे जो क्लॉटिंग है उसे ब्रेक डाउन कर देता है, इसे इस तरह से कट कर देता है ये जो हमारी क्लॉटिंग होती है, और इसकी वजह से वो स्प्रेड करती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में और हमारी बॉडी से आउट हो जाती हैं, ओके। एंजियोग्राफी, यानी कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं पेशेंट की, जिससे कि हम इजीली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकें, ओके। एंजियो प्लास्टी कर दे, एंजियोग्राफी तो ग्राफिक, ओके। और प्लास्टी मीन्स यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ भी प्लेग का फॉर्मेशन हो रखा है वहाँ पे एक नैरो ट्यूब इंसर्ट की जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और उस वेसल्स में क्या किया जाता है उसे ब्रेक किया जाता है, उस जो भी प्लेग है उसे यहाँ से ब्रेकिंग करने का प्रोसेस किया जाता है ताकि वो जो प्लेग है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और वो ब्लड के थ्रू आउट ऑफ हो जाए, हमारे ब्लड बॉडी से बाहर आ जाए, ओके। तो इस तरह से उसे ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, ओके। सो I hope you will understand very well. Thank you so much, and you can comment for next topic, okay. I will try to discuss in next lecture.